नमस्कार मित्रों। आज हम औद्योगिक क्रांति के दौर में जी रहे हैं और जब भी कोई देश औद्योगिकरण के दौर से गुजरता है तो उसके कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। औद्योगिकरण के इस दौर में लोग वाहन का प्रयोग ज्यादा करते हैं। आज हम जिस कार्यालय में बैठे हैं ये ई अश्वा नाम की बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स का कार्यालय है। जो बैटरी के वाहन है आने वाले 5, 10 या 15 वर्षों में वो कितनी रफ्तार पकड़ेंगे, लोगों के बीच में कितने व्यापक और कितने लोकप्रिय होंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं श्री विकास गुप्ता जी से। नमस्कार। विकास जी, जिस समय आपने ई अश्वा की शुरुआत की उस समय इकोसिस्टम नहीं था और बाजार में बैटरी वाले व्हीकल्स नई चीज थी, तो उस समय आपके थॉट प्रोसेस में क्या था जो आपने इसे शुरू किया? देखिए, फरवरी 2018 में जब ई अश्वा ऑटोमोटिव ने अपनी शुरुआत की थी तो ये शुरुआती दौर था इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में। और उस समय पे जैसा आज बहुत कंपटीशन है, उस समय पे इतना कंपटीशन नहीं था। हम उन गिनी चुनी कंपनियों में जिन्होंने बिल्कुल शुरुआती दौर में ही ई रिक्शा के साथ साथ ई लोडर की भी अप्रूवल ली और उसके करीब 6 महीने बाद जाके हमने अपने पहले ई स्कूटर की अप्रूवल ली। तो अगर हम कहते हैं कि क्या ये प्लान्ड था, तो मैं कहूँगा नहीं, सिचुएशन के साथ हमने अपने आप को बदला, बल्कि टाइमली एंट्री करी और टाइमली सिचुएशन के अनुसार अपने आप को उसमें ढाला। और उसी का रिजल्ट है कि आज हम इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनियों में से गिने जाते हैं। और कुछ मैं बोलूँगा कि हमारी टाइमली एंट्री ने उसमें हमें सहयोग किया। दूसरा, चूँकि हमारे सारे पाँचों बोर्ड मेंबर्स प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं और ये सेगमेंट, इलेक्ट्रिक वाहन का जो सेगमेंट है, अभी बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड सेगमेंट है। कुछ गिने चुने प्लेयर्स हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड हैं, उसके अलावा मेजॉरिटी 95% ऑफ द प्लेयर्स अभी अनस्ट्रक्चर्ड प्लेयर्स हैं। तो शायद हमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम के होने का भी कुछ लाभ मिला। हम अपनी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे ढंग से ना सिर्फ बना पाए बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर पाए। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से मुझे लगता है कि हमने ग्रोथ देखी है और अभी लगातार हम उस ग्रोथ को कैपिटलाइज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप दो सेगमेंट्स में हैं, ई स्कूटर और ई रिक्शा। ये मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए काफ़ी कारगर है। तो इसके ज़रिए आप वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में कैसे मदद पाएंगे? जी, तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों सेगमेंट एक बिल्कुल पोल्स अपार्ट सेगमेंट है। एक सेगमेंट है जो कि अपने पारिवारिक यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है, टू व्हीलर सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा सेगमेंट है जो रोजगार के लिए यूज़ हो रहा है। अगर लॉकडाउन के बाद हम देखें तो मेरे ख्याल से सबसे सुगम रोजगार, बहुत लोगों के रोजगार गए लोग 2 लॉकडाउन में। तो जो सबसे सुगम साधन है, कम पढ़ी लिखी जो हमारी एक आम जनता है, उसके लिए जो सबसे सुगम साधन है रोजगार का, वो एक इलेक्ट्रिक ई रिक्शा या ई लोडर है। तो ये दोनों सेगमेंट बिल्कुल एक डिफरेंट सेगमेंट है और दोनों सेगमेंट में जो आपने बिल्कुल सच कहा कि जो सारा जो इसे खरीदने के लिए जो एक इंसेंटिव है, वो इंसेंटिव पैसे बचाना है, कॉस्ट की सेविंग करना है। दूसरा, पर्यावरण की तरफ आप सहयोग कर रहे हैं और ये पर्यावरण दोनों तरीके का है, वायु प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है, इसमें बिल्कुल किसी भी तरीके की ध्वनि नहीं है। और तीसरा, जाने अनजाने हम गवर्नमेंट का जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर देते। तो आज जो इसका जो एंड यूजर है वो शायद इन दो फैक्टर जो लास्ट में मैंने बताए दोनों फैक्टर है, शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उसका योगदान जरूर है इन दोनों फैक्टर्स को करने में। अभी आपने फॉरेन रिजर्व्स को बचाने की बात की थी, जो पैसा तेल में खर्च होता है वो बचेगा इससे। लगे हाथ भारत सरकार ने PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की है। उसका फ़ायदा आप जैसे प्रोड्यूसर्स को किस हद तक मिल रहा है? देखिए, अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो अभी ये इंडस्ट्री बहुत ही इनिशियल स्टेज में जा रही है। अभी जो इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड है, इन सारे इंसेंटिव्स, देखिए ये इंसेंटिव्स इतने आसान इंसेंटिव्स नहीं है, सरकार बनाती है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए
तो आई थिंक अभी ये इंडस्ट्री चूंकि ये हाईली अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है, तो उसका उतना लाभ नहीं ले पा रही है जितना मिलना चाहिए। बहुत गिनती की कंपनीज हैं जो प्रोफेशनली मैनेज्ड होती हैं, जिनके मैनेजमेंट या जिनकी जो कंप्लाइंस टीम है वो उन सारे कंप्लाइंसेस को फुलफिल कर पा रही है जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है इन इंसेंटिव स्कीम को लेने के लिए। सो मैं इसमें ये बोलूँगा कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी इंसेंटिव स्कीम डिज़ाइन की है, लेकिन अभी शायद इस इंडस्ट्री की 90% कंपनीज उसको लेने के लिए इक्विप नहीं है, वो अभी तैयार नहीं है। जिस दिन ये इंडस्ट्री सिमट के 650 प्लेयर से कुछ 10, 20, 15 प्लेयर्स के ऊपर आ जाएगी, तब इस स्कीम का बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इस इंडस्ट्री को। विकास जी, इससे पॉल्यूशन पर भी जो वायु प्रदूषण है उसके ऊपर रोकथाम लगेगी, तो इन गाड़ियों के प्रचलन बढ़ने से बाजार में शून्य वायु प्रदूषण के स्तर तक हम कब तक पहुंच पाएंगे? देखिए, अगर हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो लगभग 78% वायु प्रदूषण वाहनों से होता है, और उसमें भी ये जो दुपहिया और तिपहिया वाहन है उनका योगदान ज़्यादा होता है। उसका कारण ये है कि इन वाहनों पे सीएनजी या और ऐसी जो पर्यावरण को बचाने वाली ईंधन टेक्नोलॉजीज है उनका उपयोग ना के बराबर हुआ है। तो एक बहुत बड़ा योगदान है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का उस वायु प्रदूषण को फैलाने में। सरकार ने 2030 का लक्ष्य रखा है। 30% नए वाहन सरकार चाहती है तीनों कैटेगरी में, दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया कैटेगरी में, वो हम नए वाहन जितने भी बिकेंगे वो 30% कम से कम इलेक्ट्रिक होंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट सरकार ने रखा है। जिस तरीके से पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है इन वाहनों को, 30% 2030 तक कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को तो लगता है 45 से 50% वाहन, नए वाहन हमारे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक बार जब ये हो जाता है तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो वायु प्रदूषण का है और ध्वनि प्रदूषण का है उससे हम निजात पा लेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक सौगात की तरह होगी। अगर हम दोनों तरह के स्कूटर्स की तुलना करें, तेल से चलने वाले और बैटरी से चलने वाले, इन दोनों की कॉस्ट में कोई एक खास फर्क नहीं है, तो इस सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि जो बैटरी वाले व्हीकल्स हैं उनकी बिक्री में क्या असर आएगा? जी, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री में प्रिवेल कर रहा है, उसे टीसीओ बोलते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बोला जाता है। और ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री ने बहुत ही तेजी से पकड़ा है। इसमें क्या होता है, देखिए, आपकी दो तरीके की लागत आती है। एक आती है जब आप पहली बार परचेज कर रहे हैं तो उसे एक्विजिशन कॉस्ट बोला जाता है, और उसके बाद उसे जब आप लगातार रोज डेली बेसिस पे चला रहे हैं तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट कहलाती है। तो अगर हम बात करते हैं टीसीओ की, अगर मैं दोनों कैटेगरी के वाहनों को टीसीओ पे कंपेयर करता हूँ तो मेरे ख्याल से हमें कॉस्ट वाइज लगभग दुगने का फायदा होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वन टाइम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करता हूँ तो हमें एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में सेम पावर की जो वाहन है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक वाहन लेने पे एटलीस्ट दुपहिया और तिपहिया में कम से कम 10,000 रुपये की बचत होती है एक बार में। तिपहिया में तो और ज़्यादा बचत होती है, लगभग 40 से 50,000 रुपये की एक्विजिशन कॉस्ट में बचत होती है, लेकिन दुपहिया में 10,000 के आसपास की बचत होती है। और मेरे ख्याल से जो सेगमेंट इसे खरीद रहा है उसके लिए ये एक बड़ा अमाउंट है। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपकी एक तो रनिंग की कॉस्ट आ जाती है, दूसरा आपकी मेंटेनेंस की कॉस्ट आ जाती है, और तीसरा जो एक बड़ी कॉस्ट इसमें थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट होती है वो बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट होती है। हर एक साल पे लेड एसिड बैटरी लगभग 15 महीने पे वो ख़त्म हो जाती है, उसकी लाइफ वो बदलनी होती है। और अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ तो लगभग 3 साल के बाद 36 महीने के बाद आपको उसे बदलना होता है। और इन वाहनों में लगभग 30% की कॉस्ट बैटरी की कॉस्ट है। तो अगर मैं इन तीनों कॉस्टों को जोड़ लेता हूँ तो हमको, अगर मान लीजिए कि पेट्रोल या डीजल से चलने वाला वाहन की मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस अगर मेरे पास आ रही थी 2 लाख रुपये एक पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलर वाहन की, तो ये लगभग 1 लाख के आसपास मेरे को आती है एक साल के ऊपर। इतना फ़र्क है, और ये जो सेगमेंट इसे यूज़ कर रहा है उसके लिए एक बड़ा फैक्टर है।
और वो उसे प्रोत्साहित करता है कि वो इसमें प्रमोट करे। मेरा अगला सवाल ये है कि आप फोर व्हीलर्स जो व्हीकल हैं उसके सेगमेंट में आप कब उतर रहे हैं, और दूसरी बात ये, ई अश्वा के प्रोडक्ट शहरों में ज़्यादा बिक रहे हैं या गांवों में? देखिए, ई अश्व एज अ फिलॉसफी हम 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर तीनों कैटेगरी में आना चाहते हैं, लेकिन अभी शायद उसके लिए हम फाइनेंशियली तैयार नहीं है। उसके लिए लगभग 300 करोड़ के आसपास का हमारे पास कैपिटल आउटले होना चाहिए, तभी जाके उसको क्रिएट किया जा सकता है। उसके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है और साथ में जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी अच्छी बड़ी होती है। तो हम हाफ प्रिपेयर्ड उस सेगमेंट में नहीं जाना चाहते। आई थिंक अभी करीब 1 साल लगेगा हमें 4 व्हीलर सेगमेंट में एंट्री करने में, बट तब तक हम 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट को डोमिनेट करना चाहते हैं। अभी जैसा कि आपने पूछा कि जो गांव देहात या शहरी इलाकों में किस तरीके की हमें सेल आ रही है, टीयर 1 सिटी में इसका जो डिमांड है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितना टीयर 2, 3 और 4 सिटीज में बढ़ रही है। अगर मैं अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की भी बात करता हूं तो सिर्फ 5% डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हमारा टीयर 1 सिटी में है। इसके अलावा 95% डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हमारा टीयर 3, 2 और कुछ टीयर 4 सिटीज के अंदर है। वहाँ पे ग्राहक को इसके प्रति उनकी अपनी प्रेफरेंसेस है। अगर मैं डीप देहात की बात करता हूँ और कुछ से पिछड़े हुए इलाकों की बात करता हूँ या से उत्तरांचल की बात करता हूँ या हिमाचल की बात करता हूँ, तो आज की तारीख में पेट्रोल भरवाने के लिए कई जगह पे 15 से 20 किलोमीटर उन्हें ट्रेवल करना पड़ता है। वेयर एज पावर सिचुएशन भारत में अब इतनी सुधर गई है कि हर घर में बिजली मिल रही है, तो वो चार्जिंग उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जबकि आधा लीटर पेट्रोल तो वो सिर्फ पेट्रोल भरवाने के लिए खर्च दिया करते थे, तो उनको वो भी एक बचत हो रही है। प्लस सुगमता बहुत बड़ी है। अगर मेरे को कहीं पे जाना है और मुझे ये पहले चिंता हो कि पहले 15 किलोमीटर दूसरी डायरेक्शन में जाके मैं पेट्रोल भरवाऊंगा, तो शायद मैं उसको उतना अवॉइड करूंगा। तो ये 2 रीज़न होने की वजह से मुझे लगता है कि जो टीयर 2, 3 और 4 सिटीज़ है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये दिनों दिन बढ़नी है डिमांड। अभी लोगों को कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं जिसमें उन्हें लगता है कि बैटरी की गाड़ी में पावर नहीं होती है, बैटरी की गाड़ी थोड़े दिनों में ख़राब हो जाती है, बैटरी की गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है या बैटरी बार बार रिप्लेस करनी पड़ती है। धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोगों की ये जो मिस धारणाएं हैं वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। मुझे लगता है बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। विकास जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद आप। तो श्री विकास गुप्ता जी से बात करके हमने जाना कि किस तरीके से, किस तेजी के साथ बैटरी वाहनों का बाजार भारत में बढ़ रहा है और भारत सरकार का जो लक्ष्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को 0 स्तर तक लाना है, उसे हम लोग समय से पहले ही पूरा कर लेंगे।